अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 का टॉपिक देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जो बच्चे आयन से मिलकर बनते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हमारे पास ना कि जिसमें हमने देखा कि था कि जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं ना, तो बच्चे एसिड जैसे हमने कहा था HCl होता है, जिसमें हाइड्रोजन हो उसको एसिड बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सल OH ग्रुप हो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। हमने कहा था जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकल के आपको पानी बना के दे देगा, और सोडियम और क्लोरीन मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन ये जो मिलके ना आपको साल्ट बना के देंगे। हमने कहा था ये एक सिंगल साल्ट नहीं बच्चे, ये एक बड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ना जुड़ा होता है। मतलब एक NaCl मतलब ये क्लोरीन होगा बड़े वाला, और ये सोडियम होगा, क्लोरीन सोडियम। तो इस तरह से आयन सब मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बना होता है, सोडियम क्लोरीन, तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास बना होता है। अब इसके बारे में पढ़ना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस चीज के बारे में देख रहे हैं कि कहते हैं हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन दी आयंस विद इन दी क्रिस्टल लेटिस। कहते हैं हमारे पास ये जो इस तरह से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे जो आयंस होते हैं ये सोडियम के ऊपर प्लस साइन होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन होता है। ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान ना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। कहते हैं इनके दरमियान फोर्सेस है, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके तो जिसकी वजह से ये हमारे पास ठोस हालत में मौजूद होता है। मतलब यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है, इनमें आयंस के दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है। A significant amount of energy is required to break these forces। तो अगर मैंने इस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को इसको अगर मैंने तोड़ना है, इसको मैंने मेल्ट करवाना है, तो इसका मतलब है मुझे इनके दरमियान के जो फोर्सेज हैं, सोडियम क्लोरीन इनके दरमियान का जो बॉन्ड है, जो फोर्सेज है, उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। सो दैट्स द रीजन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज ब्रेक डाउन एंड लेट द आयंस मूव फ्रीली। कहते हैं जब आप क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इनका बॉन्ड टूट जाता है और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो हमारे पास ओरिजिनली क्या होता है कि इस सिचुएशन में सॉलिड जो होता है ना हमारे पास, कह लें आयनिक कंपाउंड इस तरह से हमारे पास ठोस हालत में मौजूद होता है। मतलब आयंस होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये ठोस सॉलिड हालत में होते हैं। लेकिन जैसे आप इसको टेम्परेचर देते हैं, मेल्ट करवाना शुरू करते हैं, तो बच्चे इनके दरमियान के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्ड वगैरह वो टूट जाते हैं और ये फ्री हालत में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जो है उनका मेल्ट हो गया। The melting points of the ionic compound depend upon the charge present on the ions and their sizes। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी मेल्ट होंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसका मतलब है उसको तोड़ने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कहते हैं चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, वो ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात वो डिपेंड करती है कि हमारे पास अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लिए हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस जितना कम होता है बच्चे, उनके दरमियान फोर्स उतनी ज़्यादा मजबूत होती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है। अगर हमारे पास चार्जेस का साइज बड़ा है, मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, दूर दूर है, सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स होगी वो वीक होगी, ठीक है। पहली बात, दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उतनी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा डिपेंड करता है बच्चे चार्जेस के ऊपर। यहाँ पे जो सोडियम के ऊपर सिंगल चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर भी सिंगल चार्ज है, मतलब एक एक चार्ज है, मतलब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है +1 है और -1 है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज है, तो चार्ज कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब है वहां पे उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी एज कम्पेयर टू कि जहाँ पे चार्ज कम है। तो कहते हैं हमारे पास जितनी ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी उसको ब्रेक करवाने के लिए उतनी ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो फोर्स है, जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो हमारे पास आयंस मतलब चार्ज के ऊपर, और दूसरा हमारे पास चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयंस, ठीक है, कि जो आयंस के ऊपर चार्ज कितना, दूसरा क्या साइज कितना। साइज का मतलब है उनके दरमियान फासला कितना है। जैसे मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि अगर यहाँ पे लाइक साइज बड़ा होगा तो फासला ज्यादा हो जाएगा दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब है फोर्स कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर चार्जेस कम है, छोटे हैं, तो हमारे पास जो इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड, और जितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग होगा उसको मेल्ट करवाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ही हाई होगा।
कहते हैं हायर चार्जेस एंड स्मॉल, वो इसी चीज की डिटेल दे रहा है कि अगर चार्जेस ज्यादा हैं तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। या फिर अगर स्मॉलर साइज है, मतलब अगर जैसे ये आयन जो है वो स्मॉलर है, उनके दरमियान का डिस्टेंस कम है, तो वहां पे भी फोर्स क्या होगी, उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हेंस हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास क्या होगा आयनिक कंपाउंड का। कहते हैं आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है या मेल्टिंग पॉइंट किन दो चीजों को डिपेंड करता है कि आयंस के ऊपर चार्जेस कितने हैं और दूसरा उनका साइज क्या है। ठीक है, ये इसकी डिटेल है कि जितना ज्यादा उनका चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स स्ट्रोंगर होगी और उसको तोड़ने के लिए हमें मेल्टिंग ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड के। अगर कोई आयनिक कंपाउंड मौजूद है जो आयन से मिलकर बना हुआ है, अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का मतलब जो होता है ना बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब अब किसी भी आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मूव करती है, कंडक्शन का मतलब होता है फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कहते हैं जो सॉलिड स्टेट में हम लोग जब लेते हैं ना आयनिक कंपाउंड को, मतलब इस तरह से हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर जो होते हैं, 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो हमारे पास कह लें कि एग्जिस्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड। कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता, वो टाइटली पैक होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं सोडियम क्लोरीन के। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो हमारे पास किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट यहाँ मूव नहीं कर सकती। However, they start conducting electricity in molten state or when they are dissolved in water. कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इसको मेल्ट करवा देते हैं या फिर उसको पानी में डिजोल्व करवा देते हैं, तो हमने देखा था कि इसके दरमियान की जो फोर्सेज है वो टूट जाती है और फ्री आयन इस तरह से हो जाते हैं। मतलब इनके आपस की जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और आपके पास फ्री आयन जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगे। कहते हैं इस सिचुएशन में जो है ना हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजारी जा सकती है। ठीक है, in solid state ions are held together by strong forces of attraction, they are not moved to free and therefore they cannot conduct electricity। वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता करंट को कंडक्ट करवाने के लिए कि करंट को फ्लो करवा सके। व्हेन आयनिक कंपाउंड आर हीटेड टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, जब उनको मेल्ट करवाया जाता है या फिर उनको पानी में हल किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं और फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं, दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने इसको मेल्ट करवाया, पानी में डिजोल्व करेंगे तो इनके दरमियान की जो फोर्सेज है वो टूट जाएंगी और वो फ्री स्टेट में आपके पास काफी ज्यादा आयंस होंगे, वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, since when ionic compounds are dissolved in water, the forces of attraction between the ions are break them and ions are gained to free move independently। मतलब या तो आप उसको मेल्ट करवा दें या फिर अगर उसको पानी में भी हल करते हो ना तब भी हमारे पास जो आयंस होते हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से करंट को पास ऑन करवा सकते हैं। Ionic compounds serve as a strong electrolyte because they dissociate completely into ions when dissolved in water। मतलब हमारे पास क्या इसका कहता है कि NaCl को बच्चे अगर मैं पानी में हल करती हूँ ना तो सोडियम आयन जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं हमारे पास आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कहते हैं अब इसमें से ना करंट गुजारी जा सकती है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए हमने बैटरी दी और बैटरी यहाँ पे ना इलेक्ट्रोड्स के जरिए हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। इसके जरिए इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटल होती हैं जिसके जरिए आप किसी भी सोल्यूशन में से करंट गुजार सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। एक कैथोड होता है, ये नेगेटिव होता है, एक हमारे पास एनोड होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब करंट किस तरह से फ्लो करती है बच्चे, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने NaCl को पानी में हल किया ना तो सोडियम आयन अलग हो गए, क्लोरीन आयन अलग हो गए। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना वो किसकी तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्जेस वाले क्या होंगे, ये एनोड के ऊपर जाएंगे, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ पे आएगा, सोडियम आएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो कॉन्टिन्यूसली क्लोरीन जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आ रहा होता है। तो हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। वो जैसे यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में दिखा भी रहा है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से हम करंट गुजार सकते हैं, मतलब जैसे उसको मैंने पानी में हल किया तो नेगेटिव आयन से लैदा हो जाएंगे, जैसे क्लोरीन आयन है, और पॉजिटिव आयन जैसे सोडियम आयन है वो लैदा हो जाएंगे। अब सोल्यूशन में से हमने करंट गुजारनी है, हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे जो पॉजिटिव के साथ अटैच होते हैं बैटरी के साथ, उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव के साथ होता है इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे, जो क्लोरीन होंगे, इसका मतलब है इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो इसके पास जाएंगे, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव आयंस आएंगे, जैसे सोडियम यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे।
फिर से क्लोरीन जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली जो है इस सोल्यूशन में से जो है वो करंट गुजरता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अकर करना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास है, कहते हैं आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जब उसको पानी में हल किया जाता है तो उसके आयंस अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं, तो या फिर हम उसमें से करंट गुजार सकते हैं। जब करंट गुजारते हैं सोडियम एक टर्मिनल मतलब कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्लोरीन दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जब उसको पानी में हल किया जाता है तो वो कंप्लीटली आयंस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कंडक्शन किस तरह से पॉसिबल है। नॉर्मल सिचुएशन में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद नहीं होते। लेकिन जब आप उसको मेल्ट करवाते हैं या फिर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तब आयंस आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक साल्ट्स आर जनरली वेरी हाई। तो इसको हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि इसका आंसर मुझे यहाँ से यहाँ तक आएगा कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये पहली 3 लाइनें इसके आंसर में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट डिटेल ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, या फिर हमारे पास एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर जैसे ये एक्सरसाइज में बना हुआ है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी डिपेंडेंस किन 2 चीज़ों के ऊपर होती है, वो बेसिकली होती है कि चार्जेस की स्ट्रेंथ के ऊपर और उनके साइज के ऊपर। ये लहदा से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी तरह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्शन शो क्यों नहीं करते, तो वो इसकी रीज़न है यहाँ से यहाँ तक मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हमारे पास कोई चार्ज जो है अवेलेबल नहीं होता। सॉलिड स्टेट में जो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो ये इसके आंसर्स में आ जाता है। जब आप मेल्टिंग करवाते हैं तो फिर कंडक्शन किस तरह से होती है, फ्री आयंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास, या फिर उसको डिजोल्व करते हैं तो आयंस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको गुड इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, व्हाई द रीजन दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि जब उसको पानी में हल किया जाता है तो वो कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे, ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। बच्चे मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।